बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। और क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है। देन अगले वीडियो में, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, वो सीखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे। यानी एक ये वाला वीडियो, एक इसके बाद वाला 2 और एक वीडियो 3, यानी अगले 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी 2 से 3 दिन में। वैसे मेरे ख्याल से तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 दिन में खत्म कर दूं। चैप्टर नंबर 8 आपका खत्म हो जाएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर या किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया था। और मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने प्रैक्टिस करी होगी। नाउ गाइस, आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था आल्फ्रेड स्टॉक। आल्फ्रेड स्टॉक, इन्होंने हमारे सामने एक नई चीज रखी। इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मेटल है AuCl3, या अगर आपके पास में मेटल है, एक कंपाउंड बना रहा है जो Fe2O3, या अगर आपके पास में कंपाउंड है MnO2, तो गाइस इन कंपाउंड को आप स्टॉक नोटेशन के फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। इसको आप स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक नोटेशन? स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है? दैट व्हेन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूंगा हैविंग मेटल, ये यूजुअली हम लोग मेटल के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हैविंग मेटल must be written with mentioning, या must be written by mentioning the oxidation state of the metal in Roman numbers. इन रोमन नंबर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब स्टॉक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है कि आपको जो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसमें जो आपका मेटल है, उस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को आपको मेंशन करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको मेंशन करना होगा रोमन नंबर में। कैसे, चलो देखते हैं। AuCl3, गोल्ड ट्राइक्लोराइड। तो हम लोग इसमें सब जानते हैं कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर AU क्या गया, ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर में 3, और यहां पर Cl, और Cl क्या गया, आप लगा देंगे 3, AuCl3। दिस तरीके से आप लोग स्टॉक नोटेशन यहां पर मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, गोल्ड का यहां पर कितना होगा, 3, तो हमने ऐसा लिखा। आयरन का देखो, 3 to the 6 +3, यानी गोल्ड के बाद आयरन का भी यहां पर +3 है। तो आप लिखेंगे Fe2, ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे 3, और बाद में आप लिखेंगे O3। यहां पर मैग्नीज का होगा 4, तो यहां पर आप लिखेंगे Mn क्या के ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4, और बाद में लिखेंगे आप O2। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। मैं और एग्जांपल लाता हूं। CuI CuO MnO2, CuI CuO MnO, भाई इनके भी लिख लो, हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो यहां पर कॉपर पर +1 चार्ज होगा, क्योंकि आयोडीन पर -1 होता है। तो Cu1I, यहां पर कॉपर पर अगेन +2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो Cu2O, और यहां पर मैग्नीज पर भी +2 होगा, तो Mn2NO। तो ये होता है स्टॉक नोटेशन। तो यार स्टॉक नोटेशन तो हलवा है,
कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और मेरा प्यार प्यारे बच्चों, अभी अभी अपन मिथुन दादा से मिल के आया, बोले तो आगे बढ़े। ग्रेट। चलिए, तो स्टॉक नोटेशन समझने के बाद अपन तुमको आगे पढ़ाता है। बोले तो अपन मिथुन है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। गाइस, समटाइम्स आपके पास में कुछ कंपाउंड है लाइक C3O2, Br3O8, Na2S4O6, Fe3O4। जरा एक बार इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और आयरन का जरा मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताओ। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो को जरा आप लोग पॉज कर लो। 3 3 6, सही बात है। Na2S4O6, Na2S4O6, ठीक है। हाँ, मुझे इन 4 कंपाउंड्स में ऊपर वाले में कार्बन, नीचे वाले में ब्रोमीन, तीसरे वाले में सल्फर और चौथे वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ। वीडियो पॉज कर लो और मुझे जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ कि भाई साहब कैसे कैलकुलेशन इसका होगा। नो डाउट आप मुझे बोलोगे सर हम कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेते हैं x, कार्बन के एटम है 3 तो ये हो जाएगा 3x, प्लस ऑक्सीजन के एटम है 2, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, इसीलिए इक्वल टू में आ जाएगा 0। सो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू ये इधर जाके हो जाएगा 4 और 3 आ जाएगा डिवीजन में 4/3। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4/3। चलो, ब्रोमीन का कैलकुलेट कर लेते हैं लाडले बच्चों मेरे गुलगुलो। एक ब्रोमीन का x उसका निकालना है, 3 ब्रोमीन का 3x, 8 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। सो 3x - 16 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 16/3। तो x का यानी आपके ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 16/3। यहां पर अगर मुझे सल्फर का निकालना है तो पहले मेरे पास में 2 सोडियम है, एक सोडियम का हमेशा +1 होगा, 4 सल्फर है, एक सल्फर का x तो 4 सल्फर का 4x, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। 10 + 10 तो x हो जाएगा 10/4 और वी कैन से 5/2, यानी यहां पर आपके एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 हो गया और कुछ कुछ जगह पर आप इसको 2.5 भी लिखा हुआ पाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें आयरन की तो 3 आयरन है, एक का x होगा, 4 ऑक्सीजन, एक का -2 इज इक्वल टू 0। सो 3x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 8/3। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर्स आर गिवन इन फ्रैक्शंस। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर गिवन इन फ्रैक्शंस। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स आर फ्रैक्शनल वैल्यूज। और क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ऑक्सीडेशन नंबर का इस प्रकार के फ्रैक्शन में होना पॉसिबल है? तो जवाब है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, एक इलेक्ट्रॉन या तो मैं पूरा एक्सेप्ट करूंगा या मैं पूरा छोड़ दूंगा, ये आधा क्या होता है? यानी कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन आधा काट के दे दिया। अबे वो इतना छोटा है, वो दिखता नहीं है, काटोगे कैसे? मतलब आधा इलेक्ट्रॉन देना इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है विच मीन्स ओनली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ओनली अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी ऑब्जर्व, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, वही हजम होती है बात,
मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाए या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाए। ये ढाई वाई का लफड़ा समझ में नहीं आता भाई, या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाए, लेकिन ये 1.33 इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन जाए। ये 5.33 क्या होता है मेरे समझ में नहीं आ रहा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाए या 3 इलेक्ट्रॉन जाए। ये 2.66 क्या है, ये मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। तो यहां पर हम लोग कई बार हमारी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ऐसे लोगों का हमसे टकराव हो सकता है, हम ऐसे सब्सटेंसेस से टकरा सकते हैं जिसमें आपको इस प्रकार के फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिल पाए। तो क्या यह बात सही है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकते हैं? तो गाइस इसका जवाब मैं आपको 2 मिनट बाद दूंगा, लेकिन उसके पहले जरा ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि यार ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं H2O की, कितना आसान है। इस पर -2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन पर +1 है, यानी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल एज दैट। लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में आना हमारे लिए बात थोड़ी सी गड़बड़ वाली हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात हमारे लिए थोड़ा हजम नहीं हो रही है। तो यहां पर इस चीज को जब हम लोगों ने सोचा कि हम इस बात को क्या ओवरकम करें या ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब हम लोगों ने इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा, तब हम लोगों ने यह पाया कि एक्चुअली ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मतलब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। नाउ हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ऑक्सीजन पर -2 है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इस पर 2 माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये इस कार्बन पर +2 चार्ज क्रिएट करेगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पर क्योंकि -2 चार्ज है, इसलिए ये इसके डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर +2 चार्ज क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप इस सेंटर वाले कार्बन पर फोकस करते हो, तो ये सेंटर वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से और सिर्फ इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना तो ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, ना ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, ना तो ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, ना तो ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा। मतलब यहां पर इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर कोई नेट इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। तो जब हम लोगों ने डिटेल में उतर के देखा, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चरल लेवल पर उतर कर देखा, तब हमें समझ में आया कि एक्चुअली इन तीनों कार्बन का एक जैसा ऑक्सीडेशन नंबर ना होते हुए इन तीन में से 2 कार्बन एक जैसा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, और इस तीसरे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होने की वजह से इसको हमेशा आपको एक स्टार बनाकर रिप्रेजेंट करना होगा। दिस स्टार मींस दैट इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर टोटल कितने कार्बन के एटम है? 3, और इन तीनों पर नेट कितना चार्ज है? +4। सो दैट इज +4/3। मतलब आपको ये जो वैल्यू मिली है, इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ये जो वैल्यू है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक अकेले कार्बन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये क्या है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली आप जब एक नॉर्मल रूल से, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने वाले रूल से अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो मेरा प्यार प्यार बच्चों तुम्हें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। अब पहचाने कैसे? तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6, बस मैक्सिमम 7, बस 7 के बाद नहीं जाने का। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा हो गया तो तुम गलत हो। -1, 2, 3, 4, 5, बस -5 तक मैक्सिमम देखने को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर यहां तक तुमको दिख रहा है तो तुम ठीक हो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पर एक गड़बड़ है, इस चीज में प्रॉब्लम है, और आपको इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना होगा।
एंड गाइस दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी देयर इज अ पैराडॉक्सी। एक यहां पर अजीब सी चीज देखने को मिलती है जो आप लोगों को यहां पर ऑब्जर्व करनी। चलिए Br3O8 को देख लेते हैं कि भैया इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से, ये ब्रोमीन तीसरे ब्रोमीन से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब यहां पर मेरे लाडले बच्चों देखो ये Br3O8 का मॉलिक्यूल बन गया। नाउ इस ब्रोमीन को देखो, -2 इस ऑक्सीजन पर, -2 इस ऑक्सीजन पर, -2 इस ऑक्सीजन पर। ये ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से और एक ब्रोमीन से कनेक्टेड। अब क्योंकि दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना ये ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन को, ना ये ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इन दोनों का एक दूसरे पर असर क्या है, 0 है। लेकिन इसका -2, इसका -2, इसका -2, ये टोटल मिलाकर इस ब्रोमीन पर +6 चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन मिलकर ब्रोमीन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जा रहे हैं, इसलिए इस पर +6, इन सब पे -2। सेम लफड़ा यहां होगा, -2 -2 -2 +6, 2 2 4 और 2 6। लेकिन इस ब्रोमीन को देखो, ये ब्रोमीन इधर इस ब्रोमीन से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर नेट चार्ज 0। ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन से कनेक्टेड है, इन दोनों पर नेट चार्ज 0। तो यहां पर ये ब्रोमीन सेंटर पर 0 हो गया। लेकिन इस ब्रोमीन का इस ऑक्सीजन से कनेक्शन -2 और इस ब्रोमीन का इस ऑक्सीजन से कनेक्शन -2, तो -2 इस पर कितना चार्ज क्रिएट कर रहा है, +4। मतलब यहां पर भी ये जो सेंटर वाला ब्रोमीन है इस पर स्टार बनाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये अलग प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। लेकिन आपको ये 16/3 वैल्यू क्यों मिल रही है? ये और कुछ नहीं, आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। कैसे? टोटल ब्रोमीन कितने, 3, एक पर -, एक पर 6, दूसरे पर 6, 6 + 6 12 और 4 16, 16/3। तो आपको एक्चुअली ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो बात पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में छुपी हुई होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, वो हमेशा 1 2 3 4 नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू ही रहेगी। आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलिए Na2S4O6 देखते हैं। ऑक्सीजन, Na, सल्फर, 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 ऑक्सीजन, Na। आपने देखा मैंने 2 Na को बिल्कुल टर्मिनल पोजीशंस दे दी। अब इन 2 सल्फर को मैंने बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन इसलिए दे दी, सॉरी 2 सोडियम को मैंने बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन इसलिए दे दी क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा सोडियम +1 चार्ज देता है, इसलिए उसको आपको टर्मिनल पोजीशन पे रखना होता है। अब एक काम करते हैं, इस सल्फर को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और आपके इस सल्फर को भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब यहां पर आप देखना ध्यान से, अब आप यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, इस सोडियम पर +1 की वजह से ये ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ रहा होगा। मतलब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो एक -2 में से -1 इस सोडियम की वजह से आ रहा है, तो एक -1 इस सल्फर की वजह से आ रहा होगा। फिर इस ऑक्सीजन पर -2, इसकी वजह से ये सल्फर पर +2 क्रिएट हो रहा होगा। फिर इस ऑक्सीजन पर -2, इसलिए इस सल्फर पर फिर +2 क्रिएट हो रहा होगा। तो जरा इसको जोड़ लो, +2 और +1 टोटल कितना हो गया, +5। कितना हो गया, +5। तो ये सल्फर पर +5 हो गया। यहां पर भी यही होगा, -1 और इस पर +5। और ये सल्फर इधर भी, ये सल्फर इधर भी, सल्फर से जुड़ा इसलिए 0, ये सल्फर इधर भी, ये सल्फर इधर भी, सल्फर जुड़ा इसलिए 0। मतलब आप क्या करो, एक बार बॉन्ड गिन लो कि ये सल्फर के ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड, टोटल 5 बॉन्ड, इसलिए +5। अच्छा सर ये बॉन्ड क्यों नहीं गिना?
क्योंकि ये बॉन्ड दोनों सल्फर के बीच में है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए एक दूसरे पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। ये बॉन्ड भी दोनों सल्फर के बीच में, इसलिए कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। ये बॉन्ड भी सल्फर के बीच में, कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। लेकिन ये सल्फर के 2 बॉन्ड, फिर ये 2 बॉन्ड और फिर ये 1 बॉन्ड, यानी टोटल 5 बॉन्ड है ऑक्सीजन से, इसलिए +5। तो अब यहां पर गिनो 4 सल्फर है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है देखो, 4 सल्फर है, एक पर +5, दूसरे पर +5, 10, बाकी 2 पर 0, तो कितना हो गया 5/2 हो गया, यानी 2.5 हो गया। तो आपको ये जो मिल रहा है ये भी क्या मिल रहा था, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? इतना नोट कर लो, फिर मेरे को रब करना पड़ेगा। नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन, दैट इज पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। नोट इट डाउन लाड लो। और हमारा प्यार प्यार बच्चों, अपन मिथुन दा आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को 3 केस सिखा चुका हूं। चलिए मैं आपको चौथा केस सिखाता हूं। यह केस थोड़ा अलग है, इसलिए देखो मैं इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूं ना। Fe3O4 प्यारे बच्चों, आप लोगों को आगे चलकर फ्यूचर में एक नई चीज सीखने को मिलेगी, दैट आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ना व्हाट आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स? एक्चुअली क्या होता है, आपके पास में ऐसे कई मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे कई मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज इन फ्रैक्शन, वो काय में होता है, वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है। जैसे कि Fe3O4, जैसे कि Pb3O4, जैसे कि CO3O4। मेरे ख्याल से ये 3 है। मैं और आपके लिए एग्जांपल निकाल लेता हूं। एक Pb3O4, Fe3O4 और एक Mn3O4। मैं इसको हटा देता हूं, Mn3O4 होता है वो। ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें तीनों का जवाब सेम होता है। इसमें भी आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 मिलेगा, इसमें आपको लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 मिलेगा। तो क्या ये केस क्या है? तो बेटा ये तीनों केस है मिक्स्ड ऑक्साइड्स के। नाउ व्हाट आर मिक्स्ड ऑक्साइड? एक्चुअली ये क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, ये 2 तरीके के ऑक्साइड अलग अलग एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें Fe3O4 की, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, FeO से एंड Fe2O3 से। तो यहां पर आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 है। समझ में आ रही है? तो जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगा, एक आयरन का +2, दूसरे आयरन का +3, और क्योंकि यहां पर 2 आयरन है इसलिए 2 बार +3, टोटल आयरन है 3, इसलिए 8/3। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको यहां पर 8/3 मिल रहा था। इसी प्रकार अगर आपके पास में Mn3O4 है, तो ये भी 2 तरीके के ऑक्साइड से मिलकर बना है, MnO से और Mn2O3 से। और इसी प्रकार आपके पास में Pb3O4 है, वो भी 2 तरीके के ऑक्साइड से मिलकर बना है, एक बना है PbO से और एक बना है Pb2O3 से। क्या बात समझ में आ गई? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब नाउ आई गेस गाइस आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में एकदम मास्टर हो गए होंगे। आप लोगों को काफी सारी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा था, एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ में एक, या तो इस वीडियो के साथ में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, जिसमें और बहुत सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको लगे तो आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आपको रेडॉक्स रिएक्शन अभी जब अपन बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट पूरी तरीके से खत्म होता है। एक बार अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रेडॉक्स रिएक्शंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक मेरे गुलगुलो और मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात करता है।
चलो ओ मेरे गुलजारी लालो, अब मैं और तुम्हारे साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करदा हाँ। इस चैप्टर की तो 80 विच वाटी लगा देनी है, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। बस रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया तो हो गई भाई। चलो, दैट इज टाइप्स ऑफ redox reactions, types of redox reactions, types of redox reaction। ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शंस के टाइप आपके सुने सुने होंगे, क्लास 10th में आपने सुन रखे होंगे, लेकिन यहां पर हमारा बस एक ही टारगेट होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन को पहचाना जाए। पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहला टाइप कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। पहला टाइप कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि आपके पास में दो रिएक्टेंट होंगे और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सी। यहां पर पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट देयर मस्ट बी अ चेंज इन। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये याद हो गई तो आप दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हैं। अगर ये रूल नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ लिया तो मजा आएगा। तो देयर मस्ट बी अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ reactant when they convert when they converts into product। क्या बोला मैंने? कि आपके रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आ जाना चाहिए। कब? जब वो प्रोडक्ट में बदल जाए। यानी ए और बी का अभी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सो होगा, लेकिन जब ये दोनों मिलकर सी बन जाएंगे तो ये सी का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होना चाहिए। ये सी का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, दैट एट लीस्ट वन reactant should be in its elemental form। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? उससे हमारा ये फायदा होगा कि उस ससुरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? 0। अब मेरी बात सुनना, जब वो 0 रहेगा और ए के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही होना है। कैसे? चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में H2 है, तो अभी H2 एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, O2 भी एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? वाटर, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का +1। चलिए, हाइड्रोजन का कितना था? +2। अब कितना हो गया? सॉरी, हाइड्रोजन का कितना था? 0। अब कितना हो गया? +1। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? रिलीज करे होंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 से -2, मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन। मतलब 100% इसने क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। अच्छा गाइस, एक रूल और सिखा देता हूं, एक ट्रिक और बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे -2 से -1 हो गया, -1 से 0 हो गया, भाई ये इंक्रीज हो रहा है ना। तुम एक बात बताओ, किसी टेस्ट में तुम्हारे -1 मार्क आए फर्स्ट टेस्ट में, और दूसरे टेस्ट में तुम्हारे 0 मार्क आए, तो तुम्हारे मम्मी पापा काहे में ज्यादा खुश होंगे? कि जिसमें मेरा बेटा, ओहो अरे शर्मा जी, ओ जी मेरा बेटा तो -1 मार्क्स लाया, तो भाई वो खुशी की बात है क्या? आपको शर्मा जी क्या बोलते? भाई इससे तो आप कॉपी खाली छोड़ आता, कम से कम माइनस में तो नहीं आते।
मेरे पापा को मेरे दादाजी यही बोलते थे कि बेटा तेरे को कुछ नहीं आया तो कॉपी खाली छोड़ आना, तेरे को सफाई के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले के एग्जाम्स में सफाई, जैसे मेरी राइटिंग बहुत साफ है ना, तो टीचर खुश होकर +5 दे देता था कि अरे वाह इतनी साफ कॉपी। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि कुछ नहीं आया तो कॉपी खाली छोड़ दो, इतनी साफ सुथरी कॉपी देख के तुम्हारा मास्टर तुमको 5 नंबर दे देगा। तो अगर तुम्हारे -1 नंबर आए तो जूते पड़ेंगे, 0 आएंगे अगले टेस्ट में, तुम्हारे मम्मी पापा क्या, चलो ठीक है मेरा बेटा माइनस में तो नहीं गया, 0 तो लाया, मतलब बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वहीं अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी एक टेस्ट में 0 आए दूसरे में -2 आ गए, तो फिर तुमको वही गाली पड़ेगी, क्योंकि क्या हो गया तुम्हारे मार्क्स का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओ मेरे गुलजारी लाल, और तुझे समझ में आई कि नहीं, चलो तो मान लो तुम्हारे पास में यहां पर मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये बना रहा है Mg2N3, Mg2N3। तो यहां पर मैग्नीज पर +2 चार्ज और नाइट्रोजन पर -3 चार्ज। क्या मैंने सही बोला कि Mg3N2 बनेगा? हाँ, ये बनेगा Mg3N2। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहां पर देखो मैग्नीज पर पहले 0 था, मतलब पहले टेस्ट में मैग्नीज लाया, नहीं पहले टेस्ट पर मैग्नीशियम लाया, सॉरी 0 मार्क, दूसरे टेस्ट में मैग्नीशियम लाया +2 मार्क। मम्मी पापा खुश क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वही नाइट्रोजन के पहले टेस्ट में आए 0 और दूसरे टेस्ट में आए -3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ससुरे का क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप देखो यहां पर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर में भी बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ओ जी क्या बोलते हैं, ओ जी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और दिखा दूं, मीथेन। अब मीथेन अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, मीथेन एक प्रकार का कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन पर +1 और कार्बन पर -4 है। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ कर दूं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल में 0 है, फिलहाल में 0 है, तो ये बना लेगा CO2 + 2 मोल्स ऑफ H2O, जिसमें ऑक्सीजन पर इधर -2 चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर +1, यहां पर कार्बन पर +4 और ऑक्सीजन पर -2। ये आपको कैलकुलेट करता इतना फास्ट आना चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन का पहले 0 था, अब देखो -2 हो गया, -2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। वहीं पहले कार्बन का -4 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, +4, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब पक्का इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन आप हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आया, मतलब हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना तो रिड्यूस हुआ है। लेकिन क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स कहलाएगी? हाँ, ये रिएक्शन बिल्कुल रेडॉक्स कहलाएगी, कारण क्योंकि यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन पूरी तरीके से, ये रिएक्शन पक्की तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और आपको क्या बना के दे रही है, रेडॉक्स रिएक्शन भी करके दे रही है। चलो नोट करो, फिर मैं आपको सेकेंड टाइप की रिएक्शन सिखाता हूं, ठीक है। अले मेले प्याले प्याले बच्चों मेरे चलिए, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के बाद जो अगली रिएक्शन आती है उसको बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सेकेंड टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है मेरे लाडले बच्चों, आपका एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर दे सकता है।
रूल्स यहां पर भी सेम होंगे कि आपके रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आना चाहिए, और यहां पर आपके इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर बस ये बात बदल जाएगी, वहां पर दो रिएक्टेंट में से एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए था, दोनों हो तो बहुत बढ़िया। यहां पर एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, दो में से एटलीस्ट वन प्रोडक्ट शुड बी, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट should be in its एलिमेंटल फॉर्म। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, दोनों हो तो बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल HCl के 2 मोल्स, हाइड्रोजन पर +1, क्लोरीन पर -1। जब हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा तो ये H2 बन गया 0, अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। इनफैक्ट यहां पर क्लोरीन भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया, हाइड्रोजन का +1 था अब 0 हो गया, रिडक्शन। क्लोरीन का -1 था अब 0 हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इजी चीज है। एक और चीज देख लेते चलो। H2O, चलो वाटर को तोड़ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। तो वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ा तो 2H2 + O2 हो गया, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2, 0 0। क्लियरली विजिबल है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात। चलो यहां पर चलो अपन एक काम करते हैं, AgBr को तोड़ते हैं। AgBr के 2 मोल्स, सिल्वर पर +1, ब्रोमीन पर -1। सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ये टूटा तो 2 मोल्स सिल्वर बना और यहां पर आपका Br बन गया, Br2, दोनों पर 0 चार्ज। तो यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि आपकी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये किस तरीके से काम कर रही है। चलो अब एक एग्जाम्पल आप खुद करो, KClO3। चलो ये एग्जाम्पल करो जरा। भाई मैं सब जानता हूं कि ऑक्सीजन पर -2 होता है, पोटेशियम पर +1 होता है, तो 3 दूना 6, 3 to the 6, यानी यहां पर क्लोरीन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देखो मैंने निकाला, सही निकाला। जब ये डीकंपोज होता है तो ये बनाता है KCl + 3 मोल्स ऑफ O2। देखो ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में, मैंने कहा था ना दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक होगा, तो ये 0 हो गया। मतलब ये बात क्लियरली विजिबल है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। पक्की बात। भाई पोटेशियम का तो यहां पर भी +1 है, यानी पोटेशियम ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ, लेकिन क्लोरीन का -1 हो गया। +5 से सीधा सीधा -1, यानी बहुत कम हो गया, यानी यहां पर क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या बात समझ में आ गई? मतलब ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन की। अच्छा यहां पर देखो CaCO3, ये टूटेगा CaO में और CO2 में। जरा ये बताओ रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या ये रेडॉक्स है? कैल्शियम पर हमेशा +2, ऑक्सीजन पर -2, कार्बन पर +4। यहां पर कैल्शियम पर +2, ऑक्सीजन पर -2, यहां पर कार्बन पर +4 और ऑक्सीजन पर -2। अरे यहां पर तो रिएक्टेंट साइड भी कैल्शियम पर +2, प्रोडक्ट साइड भी +2, रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन पर -2, इधर भी दोनों तरफ -2, कार्बन +4, यहां पर भी कार्बन +4। Hence it is not a redox reaction। ये redox reaction नहीं है, because there is no change in the oxidation state। लाड़ लो मेरे बच्चों, समझ में आया फंडा? जो मैंने समझाया क्या है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखना, पहचानना सीखना कि भैया रिएक्शन किस टाइप की है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो तीसरे टाइप की तरफ अब हम लोग दौड़ चलते हैं, भाग चलते हैं, कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, एक X नाम का एलिमेंट या X नाम का सब्सटेंस जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, जब एक YZ नाम के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर ये मेटल हुआ तो ये मेटल को, और अगर ये नॉन मेटल हुआ तो ये नॉन मेटल को। मतलब ध्यान रखना, ये अगर मेटल है तो ये एक नॉन मेटेलिक आयन होना चाहिए, अगर ये मेटल आयन है तो ये नॉन मेटेलिक आयन होना चाहिए। तो अब यहां पर ये फैक्टर डिपेंड करेगा कि अगर ये मेटल है तो ये मेटल को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, एक्स, जेड और वाई को अलग कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्की बात। और जब ये चीज होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा। इनफैक्ट आप लोगों को अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, जब हमने कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ा था, तो अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो हमने इसी रिएक्शन से बनाई थी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में Zn है और ये CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। Zn पर चार्ज 0, कॉपर +2, SO4 पर -2, यहां पर जिंक पर +2, SO4 पर -2, कॉपर पर 0। तो यहां पर जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, 0 से +2 हुआ है, इसलिए जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। वहीं पर कॉपर ने खुद को क्या कर लिया, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। लाडले बच्चों, मेरे गुलगुलो, क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में निकल है और आप निकल का रिएक्शन कर रहे हैं CuSO4 के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NiSO4 प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। ऐसी आप दुनिया भर की जितनी रिएक्शन कर सकते हो आप कर सकते हो। आपके पास में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी है, आपके पास में पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी है। आप बड़े आराम से रिएक्शन कर सकते हो। जैसे देखो, एक रिएक्शन मैंने एनसीईआरटी में देखी थी, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड की रिएक्शन। ये लोग मैग्नीशियम के साथ कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये रिएक्शन होगी या नहीं, हमको क्या पता। अबे रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम कितना ऊपर आता है, पोसोकामाल, चौथे नंबर पर आता है। तो ये तो बहुत रिएक्टिव है, ये गुंडा है, ये इसकी वाट लगा देगा। तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ MgCl2 बन जाएगा और टाइटेनियम बाहर हो जाएगा। टाइटेनियम +4 से 0 हो गया, ऐसा लिख देता, टाइटेनियम +4 से 0 हो गया, मतलब रिडक्शन। मैग्नीशियम 0 से +2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिएक्शन भी पक्की पॉसिबल है। और यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को उसी के नॉन मेटेलिक आयन से अलग करके खुद जुड़ जाता है, और इसी वजह से आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी मिली थी। ठीक है गुलगुलो? ओके, चलो ग्रेट। अब गाइस, सेकेंड केस जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो मैं ये डिस्कस करूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स मतलब यहां पर एक मेटल, यहां पर से मेटल आयन की जगह जो हाइड्रोजन होगा ये आपको उसको डिस्प्लेस करता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात? तो यहां पर से एक्चुअली आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कैसे? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहला केस, जो आपके ग्रुप 1 के जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम, इनकी क्या खासियत होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास में वाटर है और ये वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर, ये वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर। अगर इसके साथ में आप सोडियम का ट्रीटमेंट करते हो तो यहां से आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH निकलता हुआ दिखाई देगा
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब कुछ मेटल इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि यह हाइड्रोजन नाम के नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं और आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा केस, कुछ मेटल जैसे कि मान लीजिए आपका मैग्नीशियम, जो आपके ग्रुप 2 के मेटल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम या आपका आयरन। अब आयरन ग्रुप 2 का नहीं है, बट दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव। ये लोग वाटर अगर ठंडा हो तो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। आपको यहां पर वाटर किस फॉर्म में चाहिए? स्टीम के फॉर्म में चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को MgOH2 दिखाई पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर उड़ती हुई दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? इसी के साथ अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर आयरन है, तो 2 मोल्स ऑफ H2O यानी हाइड्रोजन स्टीम के साथ ये भी FeOH2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। मतलब एक मेटल आपके नॉन मेटल को यहां से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कभी कभी आपको ये रिएक्शन Fe2O3 बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप में अगर आप जाओगे तो ये ऐसा होगा। तो यहां पर ये चीज हो गई। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, दोज मेटल्स which do not react even with steam, तो क्या ये इस प्रकार की नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाते? नहीं, ये कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक, बस यहां पर फर्क ये पड़ जाता है कि आपको यहां पर वाटर की जगह एक एसिड लेना पड़ता है। तो यहां पर जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। मतलब आपका मेजर पर्पस क्या है? नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करना। और आपका नॉन मेटल में सबसे बेहतरीन टारगेट कौन है? हाइड्रोजन। मतलब आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना है। किससे? एक मेटल से। एक मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। तो या तो आप ग्रुप 1 के स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल ले लो, या आप ग्रुप 2 के या आयरन जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ले लो, जो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की ताकत रखते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करो, एक नॉर्मल मेटल ले लो, ऐसे मेटल जो पानी के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको आप ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट करा दो। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारा जो मेजर पर्पस, हमारा जो यहां पर मेजर टारगेट है, वो बस एक ही है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा टारगेट है। वो क्या है? कि हम यहां से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराएं। क्या बात समझ में आ रही है? और देख लो एग्जांपल, क्या लिखवाऊं मैं? आयरन ले लो। आयरन को अगर आप 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। आप मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट कर दो 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो ये MgCl2 बना देगा, हाइड्रोजन बाहर कर देगा। और इनफैक्ट ये इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, ये कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए या हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट? भैया हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर मेटल की मदद से हाइड्रोजन नाम के नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, कैडमियम एंड टिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आर ऑल्सो यूज्ड, यानी अगर आप कैडमियम और टिन को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैडमियम क्लोराइड और टिन क्लोराइड बन जाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, किसकी? नॉन मेटल्स की। लेकिन हम लोगों ने यहां पर मेटल क्या इस्तेमाल किया? अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, जो कि है आपके हेलोजन्स के केस में। अच्छा, यहां पर भी आप एक बात देखना, हाइड्रोजन के साथ में
यानी इस एसिड में से हाइड्रोजन को वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। मतलब ये मत कर देना आप यहां पर कि यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में हनी सिंह को मेरा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम दे दो। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के वो एलिमेंट्स हैं, वो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। ये तीनों इस टाइप की रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन को ये लोग किसी भी प्रकार से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बात का मेरे लाडले बच्चों ध्यान रखिएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? श्योर शॉट? 100% क्लियर? तो ये आपका सेकेंड चीज हो गया कि आपने नॉन मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर एक और टाइप का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जो नॉन मेटल का ही है, लेकिन इसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहां पर जो तीसरा टाइप है उसमें एक एक्स नाम का नॉन मेटल एक वाई टाइप के नॉन मेटल को उसी के सॉल्ट में से, नॉन मेटल के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा और एक्स जेड बना लेगा और वाई को बाहर कर देगा। एंड गाइस यूजुअली मेरे प्यारे बच्चों ये केस आपको हेलोजेंस में दिखाई देगा। हेलोजेंस विल शो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि जिस प्रकार आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल करके मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, याद करो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, यहां पर हेलोजेंस की रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है। और हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कुछ ऐसी होती है। हेलोजेंस रिएक्टिविटी सीरीज वो कैसी होती है देखो मैं आपको बताता हूं। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और ये रिएक्शन मतलब ये बात कैसे प्रूफ हुई? ये रिएक्शन से प्रूफ हुई। कैसे? देखो, अगर आपने फ्लोरीन की रिएक्शन NaCl के साथ करी तो यहां पर रिएक्शन में क्या होगा? यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaF बन जाएगा और Cl2 बाहर निकल जाएगा। मतलब फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। जरा इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, इसका 0, इसका +1, इसका -1। अब सोडियम का तो +1 रहेगा लेकिन फ्लोरीन का -1 हो जाएगा और क्लोरीन का 0 हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन का हो गया रिडक्शन, सॉरी, और क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर आप फ्लोरीन की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ, चलो KBr ले लेते हैं, KBr के साथ करोगे तो यहां पर अगेन 2 मोल्स ऑफ KF बन जाएगा और Br2 बाहर हो जाएगा। अगर आप यहां पर फ्लोरीन का रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ NaI के साथ करते हो तो यहां पर अगेन 2 मोल्स ऑफ NaF बन जाएगा और आयोडीन केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन अगर आप यहां पर क्लोरीन को लेते हो और 2 NaF के साथ रिएक्शन करके देखते हो तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट। मतलब क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है। लेकिन वहीं अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ NaBr के साथ करते हो या 2 मोल्स ऑफ NaI के साथ करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहां पर भी आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहां पर Br2 बाहर हो जाएगा, यहां पर I2 बाहर हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आया। फिर ब्रोमीन, अगर आप 2 मोल्स ऑफ NaI के साथ ट्रीट करते हो तो ब्रोमीन 2 मोल्स ऑफ NaBr बना देता है और आयोडीन बाहर हो जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए ब्रोमीन नेक्स्ट आएगा और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। एक फ्लोरीन नाम का नॉन मेटल, क्लोरीन नाम का, ब्रोमीन नाम का नॉन मेटल, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन जैसे नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर रहा है।
और ये प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहे हैं। फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो बाहर निकल के आ रहा है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सॉल्ट बना रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, पक्की बात। अच्छा एक बात और बता दूं, अब जैसे अभी यहां पर देखो ये जो नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन बनाने में मदद कर रहा है, फ्लोरीन ब्रोमीन बनाने में मदद कर रहा है, फ्लोरीन आयोडीन बनाने में मदद कर रहा है, क्लोरीन से बन रहा है ब्रोमीन, क्लोरीन से बन रहा है आयोडीन, ब्रोमीन से बन रहा है आयोडीन। तो ये सब आप इंडस्ट्रियल लेवल पर इन हेलोजेंस को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात देखना, आप यहां पर Cl2 बना रहे हो, Br2 बना रहे हो, I2 बना रहे हो, लेकिन आप F2 नहीं बना सकते क्योंकि F2 को कोई डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको F2 चाहिए, F नेगेटिव से अगर आपको F2 चाहिए तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, जो अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। चौथी और आखिरी केमिकल रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब गाइस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी अजीबोगरीब टाइप की रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूनिक फीचर ये होता है कि द सेम एलिमेंट undergoes oxidation as well as reduction. Same element undergoes oxidation as well as reduction. For example, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर 2 मोल्स ऑफ H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मेरे सारे लाडले बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पर -1 और हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करोगे तो ये वाटर के अंदर टूट जाएगा और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। नाउ गाइस यहां पर यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्सीजन पर वाटर में -2 और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, और ये ऑक्सीजन क्योंकि इसके एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है 0। अब यहां पर आप देखो ऑक्सीजन -1 से -2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। वहीं पर आप देखो कि आपके ऑक्सीजन का -1 से 0 भी हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो गया, मतलब ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ऑक्सीजन ही रिड्यूस भी हो रहा है। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में Cl2 है, क्या है Cl2, और आप इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कर रहे हो, तो यहां पर एक तो आपको बनेगा Cl नेगेटिव, जैसे मान लो NaCl NaOH के साथ कर रहे हो, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कर रहे हो, तो एक तो आपको यहां से Na और एक Cl मिलकर NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे? NaCl, और एक क्या बन जाएगा? NaOCl, और बाकी वाटर बाहर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपके क्लोरीन पर -1 चार्ज है और यहां पर आपके क्लोरीन पर +3 चार्ज आ गया। आप चाहो तो निकाल लो, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2, सोडियम पर कितना होता है? +1, प्लस x इज इक्वल टू 0, NaOCl, NaOCl ही होता है वैसे तो, NaOCl ही बनता है, NaOCl। तो इसको अगर मैंने x माना तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगी। तो अच्छा ओके ओके ओके, मैं +3 सोच रहा था, +1 बनेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बन गया मेरे लाडले बच्चों? +1 बन गया। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर क्लोरीन 0 था, तो यहां पर 0 से -1 यानी रिडक्शन। भाई एक टेस्ट में 0 मार्क्स आए, दूसरे पे -1 आए, डांट पड़ेगी कि नंबर कम हो गए। फिर एक में 0 से +1 बढ़ गया,
मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास में NO2 नाम की गैस है, आपने उसको बेस के साथ रिएक्ट किया। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा, ये हम फ्यूचर में सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते। एक बनेगा NO2 नेगेटिव और एक बनेगा NO3 नेगेटिव। तो यहां पर Na पर कितना चार्ज है, +4, यहां पर कितना हो जाएगा, +4, यानी कि +3। आप देख लो, +4 जाके हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा देखो, देखते हैं। x +2, एक पर चार्ज -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। सो x -4 इज इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1 +4, तो x की वैल्यू +3। देखा? ठीक है, ग्रेट। NO3 पर क्या होगा, यहां पर 3 हो जाएगा, तो यहां पर -6 हो जाएगा, तो यहां पर +6 हो जाएगा, तो यहां पर +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, तो एक तरफ नाइट्रोजन पर +3 चार्ज हो गया और एक तरफ नाइट्रोजन पर +5 चार्ज हो गया। +4 से +3 होना यानी कम हो गया, यानी रिडक्शन, और +4 से नाइट्रोजन का +5 होना बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रही है? सो सच केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होता है, have a oxidation number in मतलब ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि यहां पर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, -1 है। अब जब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में गया तो एक -2 हो गया, यानी -1 से भी छोटा, और एक 0 हो गया, यानी -1 से बड़ा। यानी ये रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हमेशा बीच का होता है। एक प्रोडक्ट छोटे ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा और एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा। तो हमको ऐसा लिखना चाहिए, द प्रोडक्ट, ऐसा लिखना चाहिए हमको, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर disproportionation reaction, the products formed after disproportionation reaction have oxidation number higher, have one oxidation number higher, and one oxidation number lower, higher and lower then the oxidation number of the reactant element, यानी आपके रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है, आपके रिएक्टेंट साइड मेरे प्यारे बच्चों जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उससे प्रोडक्ट जब बनेगा तो एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हायर एंड पर होगा तो दूसरे का लोअर एंड पर होगा। जैसे यहां देखो, यहां पर क्लोरीन का 0 है, तो एक क्लोरीन से कम होगा 0 से -1, और एक ज्यादा होगा +1, तभी तो एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस होगा भाई, तभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो आप लोग बात को बहुत अच्छे तरीके से? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है? पक्का? चलो एक रिएक्शन और करके देखो, मुझे बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। ClO2 नेगेटिव का जब ट्रीटमेंट बेस के साथ करा तो इसने बनाया ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां पर देखो क्लोरीन पर कितना चार्ज है, 2 to the 4, -4 उधर जाके हो गया +4, +4 -1 +3, यहां पर 3 to the 6 उधर जाकर हो गया +5, और यहां पर हो गया -1, तो +3 से +5 बढ़ गया, मतलब डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हुआ। +3 से -1 हुआ, मतलब डेफिनेटली रिडक्शन हुआ। जी हाँ, ये भी एक प्रकार की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब गाइस आपके सामने अगर ऐसी ढेर सारी रिएक्शन आती तो अब आप देख सकते हो कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की है, कौन सी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो मेरा प्यार 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 गलगुलो,
इसी के साथ यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर, मेथड और रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ मेथड का इस्तेमाल करके एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। जैसे कि ये यहां पर आप इस रिएक्शन को देखो, ये अनबैलेंस्ड है। यहां पर एक नाइट्रोजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। यहां पर 2 और एक 3 ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको 5 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। यहां पर रिएक्टेंट साइड एक ही नेगेटिव चार्ज है लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखेंगे, जिसके ऊपर आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में और आपके जेईई नीट वगैरह पे सवाल आ सकते हैं। तो गाइज अगला लेक्चर हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई रिकमेंड कि आप उस लेक्चर को देखने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे तरीके से सीख लो, तभी आप उस चीज को सीख पाओगे। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। गाइज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स स्टडी टुगेदर। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।